नमस्कार, मी अनिल जाधव. ॲग्रोवनच्या मार्केट गट्टामध्ये आपलं स्वागत. मान्सून आता आपल्या जवळपास वेशीवर आलाय. 2 दिवसांमध्ये मान्सून किंवा मग 1 दिवसामध्ये मान्सून आपल्या देशामध्ये दाखल होऊ शकतो. पण असं असतानाही अजूनही गेल्या हंगामातील आपल्याकडे कापूस शिल्लक आहे. आपल्याकडे सोयाबीन शिल्लक आहे. रब्बीतला हरभरा आहे. तूर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. रब्बीतील मका सुद्धा शेतकऱ्यांकडे आहे. परंतु आपण जर पाहिलं तर याच्यापैकी तूर सोडली तर बाकी शेतीमालाचे भाव आपल्याला दबावात म्हणजे पडलेले दिसतायत. तर शेतकऱ्यांना एकूणच चिंता लागून राहिली, की आता आमच्या खरीपाच्या लागवडी चालू झाल्यात. तर येणाऱ्या काळामध्ये या पिकांचा हमीभाव कसा राहू शकतो? कापूस आता अगदी थोड्या शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. सोयाबीन काही प्रमाण जास्त आहे. तूरचं उत्पादन घटल्यामुळे तूर सुद्धा कमी अधिक प्रमाणात असू शकते. परंतु ज्या शेतकऱ्यांकडे आहे त्या शेतकऱ्यांना आणि या खरीप हंगामामध्ये लागवड करायची आहे. मग नेमके कुठल्या पिकांची लागवड करावी? या पिकांचे हमीभाव कसे येतील? हे आपण आता सांगू शकत नाही किंवा डिस्कशन करू शकत नाही. त्याच्यावर सुद्धा बाजारभाव अवलंबून असू शकतात. पण येणाऱ्या काळामध्ये या पिकांचे हमीभाव कसे बाजारभाव कसे राहू शकतात? एकूणच या बाजारभावावर परिणाम करणारे घटक कोणते आहेत? याच्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आज आपल्यासोबत सहभागी झालेत केडिया कॅपिटलचे संचालक आणि शेतीमाल बाजार विश्लेषक अजय केडिया सर. सर आपका स्वागत है एग्रोन में। सर पहला क्वेश्चन यही है, अभी मानसून हमारे यहाँ इंडिया में दाखिल होने वाला है। अगर हम लोग देखें तो पिछले सीजन का कॉटन भी कुछ फार्मर्स का पास अभी बचा है, क्योंकि अप्रैल और मई में बहुत सारा अराइवल मार्केट में आ चुका है। सोयाबीन भी कुछ हद तक है, तुअर का उत्पादन कम था इसलिए नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कॉटन के बारे में ही है कि अभी हम लोगों ने देखा कि मई में कॉटन का जो अराइवल का प्रेशर था वो लास्ट वीक से अभी कम होना स्टार्ट हुआ है। इसके वजह से फिजिकल मार्केट में या फिर वायदा में भी हमें सुधार देखने को मिला है। तो अभी करंट मार्केट का अगर हम लोग सिनारियो देखें तो मार्केट पे इम्पैक्ट करने वाले फंडामेंटल्स कौन से या घटक कौन से और आगे चल के हम कॉटन मार्केट को कैसा देख सकते हैं? नमस्कार। देखिए सबसे पहले अगर कॉटन की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में हमने जनवरी से अभी तक की बात करें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं, प्राइजेस 60,000 के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। एमसीएक्स कॉटन कैंडी की बात करें, ऊपर में हमने 63,000 तक का भी लेवल देखा, नीचे में हमने 58,000 तक का भी लेवल देखा। बट सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि जो हमने सीआई के नंबर्स देखे कि वी हैव स्टार्टेड विद लेट्स से 350 लाख बेल के आसपास का हमने प्रोडक्शन सीआई ने रखा था। अब वो घटते-घटते 298 तक पहुंच चुका है, जो पिछली बार के मुकाबले कम है। उसके बावजूद हमने प्राइस के अंदर कोई बड़ा जंप आते हुए नहीं देखा। इसका मुख्य कारण है डिमांड। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में रिसेशन का फियर बना हुआ है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत रिसेशन का फियर था और जो मिल्स की डिमांड आनी थी वो बिल्कुल नहीं आ पा रही है। डिस्पाइट अगर हम देखें हमारे एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट हमारे 18 साल के लो पे पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं अराइवल्स की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक के 5 पिछले स्टार्टिंग के 5 महीने उसमें भी अराइवल ज्यादा नहीं आए थे, क्योंकि फार्मर्स का ये मानना था कि भाव में और तेजी दिखाई देगी तो हम ऊंचे भाव पे ही बेचेंगे। बट हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि मार्केट में एक पेसिमिज्म बना हुआ था, इसलिए बड़ी कोई तेजी नहीं आई। नो डाउट पिछले महीनों में हमने थोड़ा सा अच्छे से अराइवल प्रेशर बनते हुए देखा मार्केट में, बट वो एक प्रेशर इसलिए था क्योंकि मानसून सामने है, नई सोइंग भी होनी है, उसके एंजाइटी के तौर पे हमने आते हुए देखा है। ओवरऑल इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने भी इस बार ग्लोबल प्राइस का जो आउटलुक है वो कम रखा है, बिकॉज रिसेशन का फियर है, वो कॉटन पे भी इंपैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। मई के जो आउटलुक आए हैं आईसीएसी का, वहां पे भी प्रोजेक्टेड बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल में भी जो प्राइजेस रहने हैं वो 95 से 110 सेंट के बीच में ही रहेगा। और हम देख भी रहे हैं कि आइस कॉटन पे भी भाव करीबन आप देखिए 88-89 सेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न काफी ज्यादा है। अब डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलर की डिमांड बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से भाव बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। वहीं एल्निनो की इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं। नो डाउट वेदर डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात, राजस्थान में पिछले 15 दिनों में बौछारें अच्छी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्स व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज सोइंग का एरिया नॉर्थ में थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं अभी तक। बट अब आगे देखना पड़ेगा कि एल्निनो का इम्पैक्ट कितना इस क्रॉप पे पड़ता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक बेस बन चुका है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, बिकॉज 6 महीने निकल चुके हैं ऑलमोस्ट जो हम रिसेशन की बात कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं अगर रिसेशन से बाहर निकलता है तो डिमांड बढ़ेगी, और हमारे पास जो स्टॉक है या पिछले साल का जो प्रोडक्शन है वो कम होने की वजह से मुझे लगता है प्राइजेस में अगला 1 महीना तो दायरा रहेगा मार्केट में, बट हम 2 से 3 महीने की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस के अंदर वापस उछाल आता हुआ मिलेगा। नई क्रॉप के बाद प्राइजेस में दबाव जनरली देखते हैं, बट इस बार मार्केट टाइट रहेगा। तो जो करंटली 60,000 के करीब एमसीएक्स बुलेट्स एमसीएक्स
हम कॉटन कैंडी के भाव देख रहे हैं, ये हमें लगता है 63 साढ़े 63 तक का लेवल हम जुलाई एंड तक देख पाएंगे, बट डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल में भी अच्छे से 80 सेंट का सपोर्ट मिला हुआ है। तो ओवरऑल कॉटन में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने वाले टाइम में दिखेगी। कॉटन का एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा जो अगले 15 दिन में क्लियरिटी देगा, बट भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। जी सर। सर, दूसरे कमोडिटी अभी भी फार्मर्स के पास है खरीद की, वो है सोयाबीन। अगर हम लोग देखें तो इस सीजन में पहले सीजन के स्टार्ट के 1-2 महीने छोड़ दे तो अपना सोयाबीन का जो प्राइस है वो वैसे स्टेबल दिखाई दिया है। दूसरे ओर फार्मर्स ने जो लास्ट ईयर देखे थे 8-10 हजार के भाव उसके जैसे कॉटन में था, फार्मर ने अभी मतलब स्टॉक अभी पीछे रखा है। तो आने वाले समय में या फिर अभी तो सोइंग स्टार्ट होने वाली है, जैसे आपने बोला कि एल नीनो का भी एक इम्पैक्ट रह सकता है। तो सोयाबीन मार्केट के तरफ हम लोग कैसे देख सकते हैं? मार्केट आगे चल के कुछ अपना रुझान दिखा सकता है अलग से? देखिए, अगर सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो मुझे कोई तेजी नहीं दिखाई देती है। हमने इससे पहले भी जो सेशंस किए थे उसमें हमने क्लियरली कहा था कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में कोई तेजी नहीं रहेगी, बिकॉज उसका एक सीधा साधा इम्पैक्ट है इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल में 2 साल पहले हमने देखा कि लॉजिस्टिक इशू कोरोना की वजह से, और पिछले साल यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव के चलते लॉजिस्टिक इशू की वजह से हमने एक तेजी देखी। नो डाउट कच्चे तेल में तेजी थी जिसकी वजह से पाम में तेजी आई बायोफ्यूल के तौर पे। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट सभी हमने एडिबल काउंटर पे पड़ते हुए देखा था। बट अभी मानना है कि मार्केट में सप्लाई अच्छी है, और साथ साथ में कच्चे तेल में अभी जो रिसेंटली गिरावट आई उसकी वजह से पाम ऑयल में और गिरावट बढ़ रही है, जो 3400 रिंगिट से घटकर 3000 रिंगिट तक जा सकता है। नो डाउट उम्मीद यह है कि इंडिया में कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है जिसका सपोर्ट मिलना चाहिए, बट ग्लोबल मार्केट में मुझे लगता है सप्लाई भरपूर है जो प्राइसेस पे दबाव रखेगा। जनवरी से अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 9% की गिरावट हमने सोयाबीन में देखी है। भाव साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो 5200 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, बट हाँ इतना बड़ा फ्री फॉल नहीं है कि यहाँ से भाव 4000 का आ जाए, बट हमें लगता है 5000 के आसपास मार्केट बेस बनाकर ही रखेगा। अब आगे की सोइंग जो रहनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब ये माना जा रहा है कि फार्मर ने पिछले साल भी हाथ जलाया है, तो इस बार थोड़ा सा हम अगले दूसरे क्रॉप्स पे हम शिफ्टिंग होते हुए देखेंगे। अराइवल्स भी हमने देखा अक्टूबर से सितंबर के बीच में एक अक्टूबर से लेके अभी तक जो अराइवल्स रहे वो भी काफी अच्छे रहे हैं क्योंकि क्रॉप साइज अच्छी थी। कैरी ओवर भी अगर देखा जाए तो करीबन 3.25 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है जो काफी सफिशिएंट है इंडिया के डिमांड के मुकाबले। तो मार्केटिंग एरिया 23-24 की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखा है बिकॉज ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड बिल्कुल है नहीं, और ग्लोबल सोया का जो प्रोडक्शन भी बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड पे है, करीबन 410.6 मिलियन टन के आसपास है जो पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। तो ये सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता सोयाबीन में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी रहेगी। हाँ, एलिनो की वजह से सोइंग में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो वो हो सकता है प्राइजेस को एक बार 5350-5400 के करीब ले जाए, बट वो सस्टेन नहीं करेंगे। नीचे में मुझे लगता है कि 5000-5100 का जो जोन है वो काफी स्ट्रांग है, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक के साथ साथ एंडिंग स्टॉक भी अगर हम ग्लोबल मार्केट की देखें तो वो बताया जा रहा है करीबन 21.5 मिलियन टन से बढ़ा हुआ है जो 122.5 मिलियन टन का हो गया है। तो सफिशिएंट हमारे पास माल है ग्लोबल मार्केट में सभी एडिबल ऑयल में, इसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी नहीं रहेगी। खाली मौसम के विकार के चलते थोड़ी बहुत तेजी अगर आ भी जाती है तो निकलने की चेष्टा कीजिए। 2400 के ऊपर नहीं जाए, 5400 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे में 5000-5100 के बीच में भाव अगले 1.5-2 महीने के अंदर धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा। थैंक यू सर। सर, अभी हम लोग देखें तो रबी का जो मेज है कॉर्न, उसका भी प्रोडक्शन अच्छा रहा है। अगर हम लोग गवर्नमेंट का एस्टिमेट देखें तो फार्मर्स के पास अभी भी मेज का स्टॉक है, मार्केट में अराइवल भी स्टार्ट है। तो मेज के बारे में आपकी राय क्या है कि आने वाले समय में मेज का मार्केट कैसा रह सकता है? देखिए, अगर मेज की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट हमारा ये जो प्रोडक्शन है उसका असर प्राइसेस पे दिख रहा है। हमने लगभग जनवरी से अभी तक 18% की गिरावट प्राइसेस में देखी है, इस वक्त भी 1800 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के पिछले एक महीने में ही हमने 5% की गिरावट देखी जिससे हायर क्रॉप और डिमांड एज ऑफ नाउ, जैसे हम पॉलिटी इंडस्ट्री की बात करें वो बिल्कुल भी डिमांड नहीं निकल पा रही है। स्टार्च इंडस्ट्री से भी एज ऑफ नाउ कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं है। तो कुल मिला के डिमांड नहीं है, सप्लाई अच्छी है जिसकी वजह से भाव में गिरावट बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर एक्सपोर्ट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स स्लगिश है एज ऑफ नाउ। चाइना सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि एक तरह का मार्केट है, लेकिन जिस ढंग से चाइना में भी
पोस्ट कोविड या चाइनीज न्यू ईयर के बाद जो उम्मीद थी कि डिमांड इंप्रूवमेंट होगी, वैसा कुछ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रबी मेज की अगर बात करें 22-23 के अंदर, तो लगभग प्रोडक्शन जो रहा है वो 20% के आसपास का बढ़ोतरी दिखाया है। तो सप्लाई काफी भरपूर है। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट में तेजी बन सकती है। हाँ, सेकेंड हाफ में जैसे जैसे हम एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक खरीद की स्विंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निचले भाव के चलते फार्मर अदर कमोडिटीज में जहाँ पे एमएसपी अच्छी है या प्राइसिंग अच्छी है वो मिल सकता है। दूसरी ओर इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम लोग मानसून के बाहर निकलेंगे तो पॉलिटी इंडस्ट्री से भी अभी क्या रॉ मटेरियल काफी कम होना चालू हो चुके हैं बाकी भी, तो उसका एक कंजम्पशन साइकिल वापस स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राइजेस 1700 के आसपास का बेस बना देगा। 2200 तक के लेवल हम अगले 1.5-2 महीने में देख पाएंगे, बट टाइमिंग मार्केट 1700-1800 का जो जोन है इसी में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी तेजी नहीं है, बट हाँ, जैसे हम जुलाई के बियॉन्ड जाएंगे तो धीरे धीरे प्राइसेस में एक अपलिफ्टमेंट आना चालू हो जाएगा। बट अभी 1700 तक के सपोर्ट हम बेस में आते हुए देखेंगे। जी सर। सर अभी थोड़े पल्सेस के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम लोग देखें चना का प्रोडक्शन गवर्नमेंट के एस्टिमेट से और इंडस्ट्री भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि चना का प्रोडक्शन इस साल देश में अच्छा हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो नाफेड का प्रोक्योरमेंट भी मतलब 22.5 लाख टन के आसपास अभी पहुंचा रहेगा शायद आज के दिन। तो लेकिन दूसरे दूसरे और जो अपना ओपन मार्केट में अभी भी चना अपना एमएसपी के नीचे ट्रेंड कर रहा है। तो आने वाले समय में जो नाफेड का जो रोल है मार्केट में, अभी न्यूज ऐसे भी आ रहा है, मतलब हम लोगों को पता ही है कि नाफेड जैसे प्रोक्योरमेंट करता है वो आगे चल के वो सस्ते दाम में ओपन मार्केट में लाता है। तो एक चना मार्केट का जो जो अभी हम लोग सिनारियो देख रहे हैं कि मतलब कुछ जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के खिलाफ जाते हुए ऐसा हो रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग चना का मार्केट कैसे देख सकते हैं? मार्केट चना में ऐसा कुछ मतलब बहुत सारे फार्मर्स ने माल रखा भी है कि आगे चल के कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि तुअर है, अपना उड़द है या मूंग है, उसका प्राइस अभी बढ़ा हुआ है। तो चना में हम लोग कैसा देखेंगे आगे चल के? देखिए सर, अगर हम चने की बात करें तो उम्मीद तो पिछले 3 साल से है कि चने में तेजी आएगी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न और साथ में अब तो इलेक्शन पीरियड है, तो इलेक्शन पीरियड में आई डोंट थिंक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी आएगी। गवर्नमेंट मेक श्योर करी। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा था कि एमपी गवर्नमेंट से भी कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं स्टॉक को लेकर, और चने में तो हमने 2 साल पहले से ही देख लिए है। डिस्पाइट डेट अगर हम देखें पूरे पिछले 5 महीनों के अंदर प्राइसेस एक सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, 5 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और 4700 के नीचे नहीं जा पा रहा है। डेफिनेटली जो आपने प्रोक्योरमेंट का बताया वो अब तक के जो फिगर्स रिलीज है वो 22.26 लाख टन के आसपास का प्रोक्योरमेंट हुआ है, या 22.5 का भी पकड़े तो ये काफी एक चौंकाने वाली बात है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब भी अगर ऑफलोड होगा तो डेफिनेटली प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आई थिंक इससे बड़ा जो कंसर्न है वो है इन्फ्लेशन का, और गवर्नमेंट इस पे कोई चांस लेना नहीं चाहती, क्योंकि आज से 5 साल पहले भी हमने देखा था कि चीन ने काफी बड़ा एक उछाल दिखाया था, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए भाव में कोई ज्यादा मूव नहीं आए, तो गवर्नमेंट ने 2 साल से इस पे ऑलरेडी एक्शन लिया हुआ है। अब आगे चिंता 2-3 चीज की है। पहला है डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट हुआ माल पड़ा हुआ है, और कहीं पे भी तेजी आती तो ऑफलोड होगा तो भाव में गिरावट आएगी। वहीं गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट ने इसी चीज को भागते हुए पहले से ही जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी वजह से, स्टॉक की वजह से मार्केट में पहले भी एक डर का माहौल बना हुआ, इसलिए कोई स्टॉक करके नहीं चल रहा है। तो हम मान के चलते कोई बड़ा ऐसा स्टॉक नहीं है, थोड़ा बहुत है मार्केट में, बट दबाव में रहेगा। वहीं दूसरी ओर एल नीनो का भी इस बार इम्पैक्ट फूड ग्रेन्स पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो फार्मर को प्राइसिंग एमएसपी के नीचे है, सेकेंडली एल नीनो की चिंता भी है। तो आई थिंक इस बार एरिया चने में काफी कम हो सकता है, जिसकी वजह से भाव को आगे जाके सपोर्ट मिलने की गुंजाइश जरूर है, बट देखना होगा गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेता है। वहीं दूसरी ओर अगर ग्लोबल डिमांड की बात करें काबुली चने की, वहां पे हमने देखा थोड़ी बहुत डिमांड इंप्रूवमेंट हुई है, बट हमारे एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं अप्रैल से जनवरी के बीच में, तो यहाँ पे हमने डबल होते हुए देखे यूएई में, जहाँ पे करीबन अगर खाली यूएई की बात करें तो $33.72 मिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया का भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन 22-23 के अंदर करीबन 44% से कमी दिखाई, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट तो काफी टाइट है,
और उम्मीद है कि भाव को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट इलेक्शंस को लेकर गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंता बना हुआ है, ये प्राइसेस को बढ़ने नहीं देगा। तो आई थिंक प्राइसेस टाइमिंग तो मुझे लगता है एमएसपी के नीचे ही ट्रेड करेगा, बट हाँ डाउन साइड भी नहीं जाएगा बिकॉज ग्लोबल मार्केट में भी सिचुएशन टाइट ही है। तो 4700 से 5000 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। हाँ स्विंग में इस बार थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कमी आ सकती है, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा। उसी के चलते हमने तुअर और उड़द में भी डिमांड के हिसाब से भी, क्योंकि जनरली मानसून जब स्टार्ट होता है तो दालों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सपोर्ट है, बट 5000 के ऊपर जाते हुए कमोडिटी नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ। ओके सर, अभी 2 दिन मतलब अभी अगर गवर्नमेंट का लेटेस्ट डिसीजन देखें, गवर्नमेंट ने तुअर और उड़द के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाया है। गवर्नमेंट वैसे ये सीजन के स्टार्ट से ही इन दोनों कम्युनिटीज के ऊपर प्रेशर लाने के लिए हर एक कदम उठा रही थी। बार बार मतलब जो स्टेक होल्डर्स है उनके मीटिंग ले रहे थे, उनको अलग अलग डायरेक्शंस दे रहे थे, उनका अलग अलग तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन लास्ट डिसीजन शायद गवर्नमेंट का ये हो सकता है, उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाया है। तो तुअर का अभी फंडामेंटल्स आप तो बताएंगे ही, उसके साथ में आने वाले समय में हम लोग तुअर मार्केट और या फिर उड़द मार्केट का एक जो साइड है वो कैसे रह सकती है? बिल्कुल आपने फंडामेंटल जो बताया बिल्कुल डेफिनेटली है। देखिए टाइमिंग भी अगर हम पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो तुअर और उड़द दोनों में लगभग हमने 28% की तेजी, मोटा मोटी 25% से ज्यादा की तेजी देखी, जिस जन से सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है और ग्लोबल मार्केट में भी पल्सस काफी सपोर्टेड है, जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। इनकेस अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो उड़द की प्रोडक्शन में करीबन 6% की गिरावट आई है, जो करीबन 26.12 लाख मिलियन टन था 22-23 के अंदर। वहीं तुअर की भी अगर बात करें तो वहां पे 18.5% से ज्यादा की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में गिरावट है, सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट में भी भाव तेज है। तो ऐसे ही कोई बड़ी गिरावट तो दिखाई नहीं दे रही है। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने, जैसे आपने कहा है कि पिछले काफी महीनों से गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर रखी हुई है, और रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं कि 2 जून से लेकर अक्टूबर 31 तक गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अननेसेसरी स्पेकुलेशन हो रहा है मार्केट में वो नहीं रहे। बट एक चीज आप समझिए, स्पेकुलेशन नहीं बोल सकते हम लोग, बिकॉज हमें पता है मार्केट में इस बार प्रोडक्शन कम है और डिमांड के मुकाबले तो भाव तो ऊपर जानी ही है। बट हाँ गवर्नमेंट इन्फ्लेशन से भी चिंता है और सामने इलेक्शन पीरियड भी है, तो स्टॉक लिमिट जिस ढंग से लगाई गई है उसका एक टेम्पररी मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल नहीं दिख रहा है बिकॉज माल नहीं है मार्केट में। तो मुझे लगता है अगला महीना 2 महीने की अगर बात करें तो टेम्पररी जो गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़े बहुत रिलीफ मिल सकते हैं। बट ज्यादा उम्मीद मत करके चलिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ही सिचुएशन टाइट रहेगी और हमारे यहाँ पे भी सिचुएशन टाइट है, जो भाव को सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। तो टाइमिंग थोड़ी बहुत पुल बैक आ जाए, बट इससे ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही दोनों ही काउंटर में। जी सर। सर अभी फार्मर को जो भी मतलब फार्मर के सामने क्वेश्चन्स थे वो पूरे क्वेश्चन्स पे हम लोगों ने डिस्कस केलं. केडिया सरांनी आज आपल्याला इथं वेळ दिला आणि आपलं कापूस आहे, सोयाबीन आहे, तूर आहे, उडीद आहे, हरभरा आहे, या शेतीमालाच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कुठले फंडामेंटल्स त्याच्यावर परिणाम करतायत आणि येणाऱ्या काळामध्ये या बाजारात कुठले फंडामेंटल्स किंवा घटक परिणाम करू शकतात, मान्सूनच्या पेरणीचे परिणाम कसे होऊ शकतात, तसंच कोणत्या कोणत्या घटकांमुळे सरकारचे निर्णय असतील, या सगळ्यांचा एकूण परिणाम बाजारावर कसा दिसू शकतो आणि बाजाराची या प्रत्येक शेतीमालाची बाजाराची दिशा कशी राहू शकते याचं एक छानपैकी आणि सोप्या भाषेत विश्लेषण केडिया सरांनी आपल्या सोबत केलेलं आहे. सरांनी आपल्याला इथे येऊन मार्गदर्शन केलं. सर आपने अपना कीमती समय देकर हम फार्मर्स के लिए एक अगदी मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपने एनालिसिस किया, इसलिए हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं. धन्यवाद सर.